मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 ऊष्मगति का या फिर थर्मोडायनेमिक्स। आज हम इसके दूसरे भाग पर दृष्टि डालेंगे। अभी तक हम इसका पहला भाग देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे निकाय की अवस्था। ठीक है, जो कि आपकी पुस्तक में 5.1.3 पर दिया हुआ है। उसके बाद हम आंतरिक ऊर्जा, जो इंटरनल एनर्जी होती है, वह एक अवस्था फलन है, एक स्टेट फंक्शन है। ये क्यों है, कैसे है, इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये आपकी पुस्तक में 5.1.4 पर दिया हुआ है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए। निकाय की अवस्था। किसी भी ऊष्मागति का निकाय का वर्णन कुछ गुणों जैसे दाब, आयतन, ठीक है, जैसे कि दाब या प्रेशर हो गया, आयतन या वॉल्यूम हो गया, है ना, और ताप, ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर बोलते हैं, एवं निकाय के संगठन को निर्दिष्ट करके किया जाता है। ठीक है, हमें निकाय को वर्णित करने के लिए इन गुणों को परिवर्तन से पूर्व एवं पश्चात निर्दिष्ट करना पड़ता है। कि जैसे कोई दाब है, वह परिवर्तन से पहले कितना था, है ना, प्रेशर जो है, या फिर आयतन, वो परिवर्तन से पहले कितना था और परिवर्तन के बाद कितना है। ठीक है, ऊष्म गतिका में अवस्था का एक अलग एवं सरल रूप प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, इससे प्रत्येक कण की गति के विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ हम निकाय के औसत मापन योग्य गुणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमें ऊष्म गतिका में प्रत्येक कण के की गति की ज्यादा विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ हम निकाय के जो सिस्टम है उसके मापन योग्य गुणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ हम निकाय की जो अवस्था है उसे अवस्था फलनों या अवस्था चरों के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलो। ऊष्म गति ऊष्म गतिका में निकाय की अवस्था का वर्णन उसके मापन योग्य अथवा स्थूल गुणों से के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे कि दाब, आयतन वगैरह। हम एक गैस की अवस्था का उसके दाब, आयतन, ताप, मात्रा आदि से वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम दाब को पी से, आयतन को वी से, ताप को टी से निरूपित करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। पी वी टी जो है दाब, आयतन और ताप को अवस्था चर अथवा फलन कहते हैं, क्योंकि इनका मान निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है, ना कि इसको प्राप्त करने की तरीके पर। ठीक है, जो पीवीटी है, जो दाब, आयतन और ताप है, इनको हम अवस्था फलन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो मान है वह निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है, ना कि उनको प्राप्त करने के तरीके पर। किसी निकाय की अवस्था को पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए निकाय के सभी गुणों का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कुछ गुण ही स्वतंत्र रूप से परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी निकाय की जब हम अवस्था के बारे में बात करते हैं तो हमें उसे पूर्ण रूप से परिभाषित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कुछ ही गुण हैं जो स्वतंत्र रूप से परिवर्तित हो सकते हैं। इन गुणों की संख्या जो है वह निकाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। एक बार कम से कम संख्या में इन स्थूल गुणों को तय कर दिया जाए तो बाकी सारे गुणों का मान निश्चित हो जाता है। ठीक है, मतलब हमें पूर्ण रूप से सही, मतलब हर पूर्ण रूप से परिभाषित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो सिर्फ कुछ ही गुण हैं जो कि अ, परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, और इन गुणों की संख्या जो है वह किस पे, निकाय की या सिस्टम की प्रकृति पर निर्भर करती है। और ठीक है, और फिर इन्हीं गुणों को एक बार कम से कम संख्या पर इन स्थूल गुणों को तय कर दिया जाए तो जो बाकी सारे गुण हैं वह निश्चित हो जाते हैं। ठीक है, चलो। अब हम पढ़ेंगे आंतरिक ऊर्जा के बारे में। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है। ये आपकी पुस्तक में 5.1.4 पर दिया हुआ है। जब हम उन रासायनिक निकायों की चर्चा करते हैं जिनमें ऊर्जा का निकास या प्रवेश होता है, तब हमें एक ऐसे गुण की आवश्यकता होती है जो निकाय की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता हो। ठीक है, जब हम उन रासायनिक निकायों की चर्चा कर रहे हो जिनमें ऊर्जा का निकास हो रहा हो या फिर प्रवेश हो रहा हो, है ना, मतलब निकाय के अंदर जो सिस्टम है उसके अंदर या तो ऊर्जा आ रही हो या जा रही हो, तब हमें एक ऐसे गुण की आवश्यकता होती है जो निकाय की जो सिस्टम है, निकाय की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता हो। यह ऊर्जा रासायनिक, वैद्युत या यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, जो रासायनिक निकाय हो, मतलब जिस निकाय में ऊर्जा का निकास या प्रवेश हो रहा है। ठीक है, तो हमें एक ऐसे गुण की आवश्यकता पड़ती है जो कि निकाय की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर सके। यह ऊर्जा रासायनिक हो सकती है, वैद्युत हो सकती है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है। इन सब का योग ही निकाय की ऊर्जा होती है। ठीक है, जो रासायनिक, वैद्युत या यांत्रिक ऊर्जा जो भी होती है, इन सभी का जो योग है उसी को हम निकाय की ऊर्जा कहते हैं।
ऊष्म गतिका में इस आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यह परिवर्तित होती है जबकि ऊष्मा का निकाय में प्रवेश या निकास होता है। ठीक है, ये परिवर्तित परिवर्तित कब कब होती है? जब ऊष्मा का निकाय में प्रवेश या निकास होता है, या फिर निकाय पर या निकाय द्वारा कार्य किया जाता है। मतलब सिस्टम पे, मतलब निकाय पे काम हो या निकाय द्वारा काम हो, ये तब परिवर्तित होती है। या जब जब निकाय में द्रव्य का प्रवेश या निकास होता है। तो कब कब? जब ऊष्मा का निकाय या प्रवेश हो, है ना, मतलब जब ऊष्मा का निकाय में प्रवेश या फिर निकास हो। ठीक है, मतलब ऊष्मा अंदर आए या बाहर जाए। या तब जब निकाय पर या निकाय द्वारा कार्य किया गया हो। या तब जब निकाय पे मतलब निकाय में, सिस्टम में द्रव्य या द्रव्य का प्रवेश या निकास किया गया हो। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो हम आगे चलते हैं। अब हम कार्य के बारे में पढ़ेंगे, कार्य क्या होता है। सबसे पहले हम कार्य करने पर निकाय की आंतरिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या, कार्य करने पर, जब हम निकाय पर कार्य करते हैं तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसके बारे में देखेंगे। हम एक ऐसा निकाय लेते हैं जिसमें एक थर्मल फ्लास्क या ऊष्मारोधी बीकर में जल की कुछ मात्रा हो। क्या लिया हमने? हम एक ऐसा ऐसा सिस्टम लेते हैं, ऐसा निकाय लेते हैं जिसमें एक थर्मल फ्लास्क या ऊष्मारोधी बीकर में जल की कुछ मात्रा हो। इसमें निकाय एवं परिवेश के मध्य ऊष्मा का प्रभाव नहीं है ना, क्योंकि हमने ऊष्मारोधी बीकर या फिर थर्मल फ्लास्क लिया है। तो ऊष्मा जो है वह उसका निकाय या फिर उसका मतलब उसका परिवेश, मतलब कुछ भी मतलब उसका ना परिवेश हो रहा है और ना ही वो ना अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है ऊष्मा। ठीक है, बीकर के एवं परिवेश के मध्य ऊष्मा का प्रभाव नहीं है। ठीक है, ऐसे निकाय को हम रुद्धोष्म या फिर एडियाबैटिक निकाय कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रुद्धोष्म निकाय, जिसमें अ, निकाय और परिवेश के बीच, निकाय एवं परिवेश के मध्य ऊष्मा का प्रभाव नहीं होता। ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं? रुद्धोष्म निकाय कहते हैं। ऐसे निकाय में अवस्था परिवर्तन को रुद्धोष्म प्रकर प्रकम कहते हैं। ठीक है, और ऐसे निकाय में जो अवस्था परिवर्तन है उसको हम रुद्धोष्म प्रकम कहते हैं। इसमें निकाय एवं परिवेश के मध्य कोई ऊष्मा विनिमय नहीं होता। ठीक है, मतलब सीधा सीधा है कि रुद्धोष्म प्रकम में क्या होता है, जो रुद्धोष्म निकाय होता है ना, उसमें हमारे पास कोई ऐसा बीकर या फिर ऐसा निकाय होता है जिसमें ऊष्मा का विनिमय ना हो। ठीक है, ना ऊष्मा बाहर जाए ना अंदर आए। यहाँ पर निकाय एवं परिवेश को पृथक करने वाली दीवार रुद्धोष्म दीवार कहलाती है। ठीक है, तो जो निकाय है वह क्या हुआ? रुद्धोष्म निकाय। ठीक है, अवस्था परिवर्तन हुआ रुद्धोष्म प्रकम। और जो दीवार है, जैसे अगर हम किसी ऊष्मरोधी बीकर को ले रहे हैं, है ना, तो जो वॉल है, मतलब जो बीकर की दीवार है जो इन दोनों को अलग कर रही है, निकाय और परिवेश को, ठीक है, उसे हम रुद्धोष्म दीवार कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो चलो, ये देखो, यह है परिवेश और यह है निकाय। ठीक है, तो इसमें ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हो सकता। ठीक है, ऊर्जा का विनिमय नहीं हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो चित्र क्या है? 5.3 एक रुद्धोष्म निकाय जिसमें परिसीमा से ऊष्म विनिमय संभव नहीं है। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो चलो, निकाय की अवस्था को दो प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, जो निकाय की अवस्था है इसे हम दो प्रकार से परिभाषित मतलब परिवर्तित कर सकते हैं। पहला, प्रथम प्रकार, माना कि छोटे पैडल से जल को मथकर हम 1 किलो जूल कार्य करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक छोटा पैडल है जिससे हम जल को मथ रहे हैं। ठीक है, तो छोटे पैडल से जब हम जल को मथते हैं तो हम 1 किलो जूल कार्य करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास जल है, उसमें हम छोटे पैडल से उसे मथ रहे हैं। ठीक है, तो जो कार्य हो रहा है वह कितना हो रहा है? 1 किलो जूल हो रहा है, जिससे निकाय की नई अवस्था माना बी एवं उसका ताप टी भी हो जाता है। ठीक है, पहले मथने से पहले मथने से पहले जो उसका ताप था, मान लीजिए हमने टीए है। ठीक है, और मथने के बाद हमने जब छोटे पैडल से जल को मथा तो वो कार्य हुआ, है ना, तो कार्य हुआ, परिवर्तन हुआ। तो अब परिवर्तन के बाद हमने जो माना कि हमने मथ दिया, तो आपको पता है जब हम मथ देते हैं तो जो ताप है वह बढ़ जाता है ना। तो जो नई अवस्था आई, नई अवस्था को हमने बी बोला। ठीक है, एवं उसका जो ताप है वह टीबी हुआ। पहले टीए था, अब टीबी हुआ। यही देखा गया कि टीबी टीए से ज्यादा है। ठीक है, मतलब जो बाद में नई अवस्था में जो हमें ताप मिला वह पुरानी अवस्था में जो ताप है उससे ज्यादा है। अतः ताप में परिवर्तन कितना हुआ? डेल्टा टी कितना हुआ? टीबी माइनस टीए, है ना। टीबी क्या? बाद वाली अवस्था में ताप, और टीए पुरानी वाली अवस्था में, मतलब पिछली वाली अवस्था में ताप जब हमने मथा नहीं था।
माना अवस्था बी में आंतरिक ऊर्जा यूबी है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा यू इक्वल्स टू यूबी माइनस यू है। ये यू क्या है यहाँ पे, आंतरिक ऊर्जा है, ठीक है। यूबी है आंतरिक ऊर्जा बी अवस्था में, और यू है आंतरिक मतलब आंतरिक ऊर्जा ए अवस्था में। ए कौन सी अवस्था है, मथने से पहले, ठीक है। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं, हमने छोटे पैडल से जल को मथा, है ना, और जल को मथने से हमने माना कि 1 किलो जूल कार्य हमने किया, ठीक है। अब मथने से पहले की स्थिति है ए, और मतले अवस्था है ए, और मथने के बाद जो अवस्था है वो बी है, ठीक है। मथने से पहले जो ताप था वो टी ए था, और मथने के बाद जो ताप है वह टी बी है। तो मथने के बाद हमें पता चला कि जो टी बी है वह टी ए से बड़ा है, ठीक है। तो जो ताप में परिवर्तन है वह कितना हुआ, टी बी माइनस टी ए हुआ, है ना। और ऐसे ही माना हमने अवस्था बी में जो आंतरिक ऊर्जा है वह यूबी है, और अवस्था ए में जो है वह यू है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा यू इक्वल्स टू यूबी माइनस यू ए, ठीक है। अब हम देखेंगे द्वितीय प्रकार। अब हम जल में एक निमज्जन छड़ डालकर उतना ही वैद्युत कार्य करते हैं एवं निकाय में ताप परिवर्तन नोट करते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया, छोटे पैडल से मथा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम निमज्जन छड़ डालकर उतना ही वैद्युत कार्य कर रहे हैं। कितना किया था, प्रथम प्रकार में हमने 1 किलो जूल कार्य किया था, तो इसमें भी हम निमज्जन छड़ डाल इमर्शन रॉड डालकर उतना ही वैद्युत कार्य कर रहे हैं, है ना। कार्य तो किलो जूल में ही होगा, ठीक है। तो अभी हमने अ, पैडल से मथ कर किया था, अब हम वैद्युत कार्य कर रहे हैं, कितना किया, 1 किलो जूल किया, एवं निकाय में जो ताप परिवर्तन है वह नोट किया। अब भी हमने, ठीक है, निमज्जन छड़ डालने से पहले और डालने के बाद दोनों का जो ताप है उसे हमने ताप को नोट किया, और उससे हमने ताप परिवर्तन पता किया। हम देखते हैं कि जो ताप परिवर्तन है वह पूर्व के समान टीबी माइनस टीए ही रहता है, ठीक है। जितना प्रथम प्रकार में था उतना ही द्वितीय प्रकार में हमें ताप परिवर्तन देखने को मिला, ठीक है। निकाय पर किया गया निश्चित कार्य निकाय की अवस्था में समान परिवर्तन लाता है, चाहे कार्य किसी भी प्रकार द्वारा किया जाए, जैसा यहाँ पर ताप के परिवर्तन द्वारा देखा गया है, ठीक है। यहाँ पर हमने छोटे पैडल से मथा था, तब भी जो ताप परिवर्तन है वह उतना ही आया जितना हमने जब वैद्युत कार्य किया, है ना। तो दोनों में ही ताप परिवर्तन बराबर आया है ना। और दोनों में ही अभी हम देखेंगे कि जो ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा है, वह भी बराबर होगी। अतः यह उपयुक्त दिखता है कि एक ऐसी राशि आंतरिक ऊर्जा U को परिभाषित किया जाए जिसका मान निकाय की अवस्था का अभिलक्षणिक हो, जहां रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया वर्क, है ना, किया गया कार्य, जिसे हम WAD से निरूपित कर रहे हैं। WAD दो अवस्थाओं में U परिवर्तन के तुल्य, अर्थात डेल्टा यू इक्वल्स टू U2 माइनस U1 इक्वल्स टू WAD है। अतः निकाय की आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, ठीक है। कुछ नहीं किया, इनने बताया कि यहां से हमें देखने को मिलता है कि एक ऐसी राशि होनी चाहिए जो आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित कर सके, है ना। एक ऐसी राशि, मतलब एक ऐसी राशि आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित किया जाए जिसका मान क्या हो, निकाय की अवस्था का अभिलक्षणिक हो, जहां जो रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य है WAD वह दो अवस्थाओं में यू परिवर्तन के तुल्य हो। अर्थात कहने का मतलब सीधा सीधा है, डेल्टा यू इक्वल्स टू U2 माइनस U1 इक्वल्स टू वर्क, ठीक है। U2 क्या है, दूसरी अवस्था, जैसे हम ए और बी बोल रहे थे ऐसे यहाँ हमने 1 और 2 बोल दिया। तो पहली अवस्था 1 हो गई और दूसरी अवस्था 2 हो गई। तो इन दोनों का जो परिवर्तन है, आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन है डेल्टा यू, वह किसके कार्य के बराबर होगा, ठीक है। रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य डेल्टा यू के बराबर होगा, मतलब आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा। अतः निकाय की आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, ठीक है। इतना समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, रासायनिक ऊष्म गतिका में IUPAC परंपरा के अनुसार धनात्मक चिन्ह बताता है कि कार्य निकाय पर किया गया है तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। रासायनिक ऊष्म गतिका में IUPAC के अनुसार, ठीक है, IUPAC हम जानते हैं, है ना, जो नामकरण वगैरह करता है। तो IUPAC के अनुसार जो धनात्मक चिन्ह है, अगर जो कार्य है, मतलब धनात्मक चिन्ह है, वह बताएगा कि जो कार्य है वह निकाय पर किया गया है तथा जो निकाय की आंतरिक ऊर्जा है वह बढ़ जाती है। इसी प्रकार से यदि निकाय द्वारा कार्य किया गया है, ठीक है, अगर सिस्टम या निकाय पर कार्य हो तो जो तो क्या होगा, धनात्मक चिन्ह हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर निकाय द्वारा कार्य किया गया हो तो जो हमारा कार्य होगा वह कितना होगा, वह ऋणात्मक होगा, ठीक है। जब निकाय पर कार्य किया गया हो तो जो कार्य होगा वह धनात्मक होगा, और जब निकाय ने कार्य किया होगा, है ना, मतलब निकाय द्वारा कार्य किया गया हो,
तो जो कार्य होगा वह ऋणात्मक होगा, WAD। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम में, क्योंकि निकाय की आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो V, P एवं T कुछ अन्य परिचित अवस्था फलन है। अभी हमने U के बारे में देखा, ऐसे ही आयतन, दाब और ताप भी कुछ अन्य परिचित अवस्था फलन है। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने निकाय की अवस्था पर चर्चा की, जो कि आपकी पुस्तक में 5.1.3 पर दिया हुआ है। उसके बाद हमने आंतरिक ऊर्जा, जिसे हमने एक अवस्था फलन बताया, उस पर भी चर्चा की, और ये आपकी पुस्तक में 5.1.4 पर दिया हुआ है। तो अवश्य दोनों को एक बार पुस्तक से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगले भाग में हम इसी को, जो आंतरिक ऊर्जा के बारे में हम पढ़ रहे थे कि एक अवस्था फलन है, इसे आगे पढ़ेंगे, और उसके बाद उदाहरण नंबर 5.1 और अनुप्रयोग, और ये आपकी पुस्तक में 5.2 पर दिया हुआ है, तो अवश्य वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।